रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाजरीन, और हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन की बहुत ही वेरी स्पेशल सेगमेंट रमज़ान दस्तरखान को आप मुलाज़ा कर रहे थे, और अब बारी है हमारी रहमत मेहमान की। रहमत मेहमान में हम आपकी मुलाकात कराते हैं बरादरी के, कम्युनिटी के, सोसाइटी के उन लोगों से जिन्होंने अपने अपने शोबे में अपना मुनफरिद मकाम बनाया। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन यकीनी तौर पर एक पेरेंट बॉडी है तमाम मेमन जमातों की। हमारे मौजूद मेहमान ने आगाज़ तो अपनी जमात से किया, लेकिन उससे पहले यकीनी तौर पर कई बड़े इदारों के साथ जुड़े रहे और कोशिश करते रहे अपनी हद तक। लेकिन ये बात यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जब जो भी अब आप हमारे इन मेहमान से मिले हैं, ख्वाह वो कारोबारी दुनिया से मिले होंगे, ख्वाह वो सोशल दुनिया से मिले होंगे, यकीनी तौर पर इम्प्रेस होंगे। बहुत इंप्रेसिव पर्सनैलिटी हैं, बड़े धीमे अंदाज में बात करते हैं और अपनी बात को सही अंदाज में कम्युनिकेट करना जानते हैं। शायद यही इनका वतीरा है कि आप फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे पाकिस्तान मेमन जमात के, आप जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के कई कमेटियों में काम किया, और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के ख़ास तौर पे जो है वो AR टब्बा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है उसके भी आप चेयरमैन रहे हैं, और ट्रस्टी हैं आप मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के। और हमारी हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद इजाज़ बखला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़ भाई बहुत शुक्रिया। इस पहर में बड़ा मुश्किल होता है कि इफ्तार से पहले किसी जगह भी वक्त के लिए रुका जाए, और आज हमारे साथ आप मौजूद हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। शुक्रिया, थैंक यू। और हमारे साथ आज आगाज़ हमारा यकीनी तौर पर एक मुनफरिद और मोतबर कलाम से होता है, और हमारे साथ आज नातख़्वाह मौजूद हैं नौजवान बासलाहियत आकिफ़ रज़ा कादिर। आकिफ़ बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए, और क्या अता कर रहे हैं आज प्लीज़। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली
हो आतार हमारा है हमारा है हमारा दस्ते शहे बतगा से यही चिट्ठी मिली हो दस्ते शहे बतगा से यही चिट्ठी मिली हो हर वक्त तस्वर में मदीने की गली हो। सुभान अल्लाह, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। ये थे आकिफ रज़ा कादरी जो हमारे आज के इस प्रोग्राम का इंतहाई रूप पर आगाज़ कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आकिफ हमारे साथ रहने के लिए। और एजाज़ भाई अब बातचीत थोड़ी सी आपसे होगी और कई जहतें हैं आपकी शख्सियत की, एक कारोबारी, एक प्रोफेशनल भी, और इसके बाद अगर सोशल हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में मंजमात, ऑल पाकिस्तान में फेडरेशन, और आप उन लोगों में से जो फेडरेशन में पहले गए, मेरे ख्याल से जमात में बाद में आए हैं, या कम अज़ कम मैक्सिमम लेवल पे लोगों की जो पहचान बनी है आपकी वो फेडरेशन में शायद ज़्यादा पहले बन गई। ट्रस्टी हैं आप, लेकिन इससे पहले एक कामयाब बिजनेसमैन, एक कामयाब समाजी खिदमतगार, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप सबसे। कभी ये छोटा भी हुआ करता था एजाज बखला, तो बचपन कैसा गुजरा, किन गलियों में गुजरा, किन दोस्तों में गुजरा, कहाँ इब्तदाई तालीम हुई, कितना शगफ रहा एजुकेशन के साथ या बिजनेस के साथ, इसका थोड़ी बात हो जाए तो ज़्यादा हमारी आवाम जो है वो शायद हम आप लोगों के पास को समझ सके कि आज से कामयाब इंसान का जो है वो पाथ क्या है। देखिए बचपन तो हमारा गार्डन में पाकुला मस्जिद बड़ी लैंडमार्क है वहाँ पे, जी बिल्कुल, गार्डन ईस्ट में, वहाँ पर गुजरा और वहीं पले बड़े, और वालिद साहब का घर था, सब हम छोटे, जी हाँ बिल्कुल, वही वहीं रहते थे। स्कूलिंग हमारी आर्मी स्कूल था, तो हमारे जो दोस्त वगैरह थे वो तो सब वो वहीं आर्मी में या मुख्तलिफ ये मतलब फोर्सेस में, लेकिन हम व्यापारी के बच्चे थे तो हम व्यापार में हमारे वालिद साहब का जो विरसे में हमें कारोबार मिला है तो वही हमने आगे बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह जेवरात का ज्वेलर्स का, जी ज्वेलर्स का मेरा काम है, वही हमने आगे बढ़ाया और हम तो वही कर रहे हैं। तो क्यों, जब बहुत सारे क्या ये मेंटालिटी की बात कर रहे हैं कि आर्मी के कॉलेज में जाके कोई मेमन आर्मी की तरफ नहीं जा सकता, या आपको इतना शगफ नहीं था, या फैमिली प्रेशर था कि नहीं आर्मी में क्या अपने को पांचों बिजनेस ना हुआ? नहीं, उल्टा था। यहाँ पे मेरा तो इंटरेस्ट हमेशा से बिजनेस में था। वाले साहब चाहते थे कि अलग वो कोई अपनी फोर्सेज में या कोई ऐसी फील्ड में जाए, शायद इसीलिए आपको आपके लिए चुना गया वो जो वो। मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में था, और मैं करीबन मेरा ख्याल है 15-16 साल की एज से 14 या 14.5 साल की उम्र मैंने मैट्रिक कर लिया था। जी। और फिर उसके बाद से मैं वाले साहब से कहता था नहीं मैं आऊँगा आपके ऑफिस पे, वो शॉप पे आऊँगा। शॉप थी हमारी यहाँ ज़ेबुनिसा स्ट्रीट पे। जी। तो वो कह रहे थे कि नहीं अभी आपने वो आगे जाना है, पढ़ना है। फिर मैं बहरहाल HSC के बाद मैं आने लगा कुछ वाले साहब भी परेशान हो गए क्या, फिर उन्होंने देखा इंटरेस्ट यहाँ पे, तो वो फिर उन्होंने मुझे प्रमोट किया आगे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं माशाल्लाह। मैं देखें, मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ जो है, एक तो कहते हैं ना कि जहाँ आपकी रोज़ी लिखी होती है, जहाँ आपका फ्यूचर लिखा होता है, एक नॉलेज ये भी है कि जहाँ आपका दिल चाह रहा होता है, और फिर बड़ों की ज़्यादा जो है फोर्स नहीं था। वालिद साहब ने एक अच्छे मिलिट्री आर्मी स्कूल में अगर दाखिल कराया है तो सोचा ज़रूर होगा, लेकिन अगर इनका बच्चे का दिल नहीं है तो उनको फिर बिज़नेस की तरफ ही ले आया। बिज़नेस में आगाज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह सदअल्हम्दुलिल्लाह कि अब आप सिर्फ मुल्की सतह पर नहीं इंटरनेशनल सतह पर काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं बिज़नेस के मौजूदा हालात को? अगर मैं बात करूँ जी, मैं तो वो अपने दोस्तों से कहता हूँ ये सारे हालात हमारे ज़माने में आने तो वो बहुत ये कोविड से लेकर, कोविड के बाद से नहीं, कोविड से लेकर आज तक कोई ना कोई मसला, खासकर पाकिस्तान में तो बहुत सारे इश्यूज आते ही हैं। सही। और वो आ रहे हैं और बिजनेस कम्युनिटी उसको फेस कर रही है। मतलब हम मिलते हैं, अभी हमारी जमात के एक लोग हैं आर्टिस्टिक मिलियनर, ये तो वहाँ हम अभी जब रमज़ान में मुलाकातें हुई तो उन जैसे लोग भी काफ़ी हालात से बड़े दिल बर्दाश्त हैं, तो फिर आम आदमी, आम बिजनेसमैन तो ज़ाहिर है वो परेशान होता ही है। तो इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आ जाएंगे। पाकिस्तान रमज़ान में ही क़याम में आया और 27वीं रात को आया,
अल्लाह पाक की अता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये माशाल्लाह कायम रहेगा, दायम रहेगा और फलता फूलता रहेगा। बिल्कुल कायम रहने के लिए बना है। लेकिन ये बात समटाइम हम सोचते हैं एलीट क्लास के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके जितने बड़े जो है ओहदे हैं या जिनके जितने बड़े नाम हैं या काम हैं, उनके लिए प्रॉब्लम भी समटाइम उतनी ही बड़ी हुआ करती है। शायद हमें और आपको वो नज़र नहीं आती। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान में अहमद जमात की और पाकिस्तान में अहमद जमात की, क्योंकि हम सब की जमातों के साथ हमारी कनेक्शन जो है ना, और ये खुशी की बात है कि आपने जो है पाकिस्तान में अहमद जमात की सदारत का फरीज़ा भी अंजाम दे चुके हैं। आप एजुकेशन कमेटी को आपने बड़ा प्रोमोट किया है। कैसे देखते हैं जमातों के काम को? पहले पाकिस्तान में हम जमात की बात करते हैं, कैसे आना हो उस तरफ? बस वो हम तो एजुकेशन फंक्शन में गए थे, हमारे एक दोस्त हैं अनवर भाई, वो बुलाते थे। जी। हम चले गए थे वहीं, उन्होंने हमें दावत दी कि आप 5 मिनट के लिए आए। हम गए थे जमात में, तो उन्होंने कहा आप बैठे। फिर वो हमने उनके तौर तरीके देखे तो हमें बड़े अच्छे लगे, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कोई चाय वगैरह भी आई तो उन्होंने कहा नहीं जी ये अलग किसके, उन्होंने बताया, हम देख रहे थे। तो उस तरह हमें शौक हुआ कि भाई ये काम करने वाला है, अपनी कम्युनिटी है। फिर ये वाले साहब हमेशा बताते थे कि जो पैसे अपनों पे खर्च होते हैं ना, उसका स्कोर अल्लाह के यहाँ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो हमेशा बताते थे कि पहले माँ बाप, फिर फैमिली, फिर पड़ोस, फिर ये इस तरह कोई 6 तरतीब अब्बा मेरे हमेशा बताते थे। बोलते थे अपनों पे पैसे पहले खर्च करो, अपने शहर में पहले खर्च करो, फिर सारी दुनिया पे खर्च करो। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहन में ये बात थी। फिर मैंने कहा यार मैं उनसे वादा करके आया, उन्होंने वादा लिया कि कुछ देर आ जाया करो, संडे मीटिंग होती है। इस तरह सिलसिला जमात का शुरू आगे बढ़ता चला गया। फिर सदारत के लिए कब जहन बनाया या किसने जहन बनाया, और कब फिर ये मौका मिला कि यार अब इस लेवल पर? के लिए कुछ इरादा नहीं था। वो हमारे सलीम भाई हैं, सलीम छापरा साहब बड़ा मोहब्बत करते हैं, और भी साथी सारे हैं, शहजाद भाई हैं हमारे, और अनवर भाई हैं, शुएब खाना साहब, ये सब लोगों के साथ। तो उन्होंने कहा यार ये जमात में थोड़ा वो लाओ, और थोड़ा वो समझते थे कि एनर्जेटिक के हिसाब से देखते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो किसी काबिल वो नहीं था, उस ज़माने में कोविड भी शुरू हो चुका था। बहरहाल फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है मैं एक टर्म, तो वो उन्होंने कहा ठीक है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलके काम किया और काफ़ी सारे काम अल्लाह ने करा दिए। मुझे तो नहीं उम्मीद थी इतनी। हमारा पूरा अल्लाह के फजल से PM जो स्क्वायर है हमारा, जो हमारे बड़ों ने मुश्ताक छापरा साहब के दौर में, जाहिद गरीब साहब के भाई हैं हामिद गरीब साहब, उनके दौर में बना। हामिद गरीब साहब का फंडिंग थी, यूनुस हाशिम बंगाली साहब जो हैं उनकी काफ़ी उसमें मेहनत है, फंडिंग है, और भी सारे दोस्तों की, मुश्ताक छापरा साहब की बहुत मेहनत है। तो वो जो है काफ़ी वो हो गया था, मतलब 50 साल में वो सब पूरा साथियों के साथ मिलकर रिनोवेट किया। फिर वो 57 जमातों में मुझे लगता है सिर्फ हमारा ही ओल्ड एज होम है, बेवा हाउस हम कहते हैं उसको उर्फ़ आम में। तो वो ओल्ड एज होम पूरा रिनोवेट हुआ और वो टॉप टू बॉटम हुआ, नीचे के टैंक से लेकर ऊपर टैंक तक, ऐसा लगता है नई बिल्डिंग है। क्या बात है। ये पाकिस्तान में जमात बहुत छोटी सी जमात है नाज़रीन कराम, लेकिन मैं अभी बात करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं बताता हूँ आपको साइज़ भी हमारा, वॉल्यूम जो है फैमिलीज़ कितनी है। और फिर हमारा मेडिकल सेंटर था, वो बहुत छोटा सा था, उसको हमने बहुत बड़ा कर दिया, 3 टाइम्स, बहुत बड़ा हमारे हिसाब से 3 टाइम्स कर दिया। लेकिन फिर वो हम लोग चूँकि हमारी एक्सपर्टीज़ वो नहीं थी, तो हमने फिर उसको MMI के साथ कोलैबोरेशन किया। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बेहतरीन, मतलब यानी कि सहूलियत दे रहा है सराउंडिंग्स के लिए, वो मतलब यानी ब्रांड के साथ आ गए। तो वो सर्विसेज भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी और क्वालिटी सर्विसेज, तो वो चीज़। लेकिन उसमें एक ख़ास बात ये हमारे मेडिकल सेंटर में कि वो मेमनों के लिए तो स्पेशल वो डिस्काउंट है, चाहे वो किसी भी जमात का हो। लेकिन MMI की जो पॉलिसी है वो ये कि बग़ैर किसी कास्ट के, बग़ैर कोई भी रिलीजन कोई भी हो, या पे करने की एबिलिटी हो या ना हो, तो वही वो क्लिनिक में भी हम फॉलो कर रहे हैं कि आपको अगर इलाज की ज़रूरत है, आपको अगर लैब टेस्ट की ज़रूरत है, आपके पास अगर 100 रुपये का टेस्ट है और आपके पास 10 रुपये भी नहीं है, आप करवा लें। हमारे पास पर्सनल डोनर्स की, प्राइवेट डोनर्स की फंडिंग मौजूद है। हम वहाँ से उसको एंटरटेन करते हैं, और इनको मतलब कोई भी ऐसा है नहीं कि अगर वो पूछ के जा रहा है यार ये कितने का टेस्ट है, तो जवाब में रिसेप्शनिस्ट को कहा गया है कि उससे बात करें कि क्या मसला है, आप क्यों नहीं करा रहे। वो कहते हैं जी मेरे पास पैसे कम है। तो पूछते हैं आपके अभी कितने पैसे, कहते हैं जी मेरे पास 10,000 के बता रहे, मेरे पास 3,000 है, आप करा लें, बाद में दे दीजिएगा। कह रहा मैं नहीं दे सकता बाद में। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं दे सकते, आप अभी अपना काम कराएं, अगर हो तो दे देना, वरना कोई बात नहीं। तो वो सारी अल्लाह उनको अजर अजीम दें, हमारे डोनर्स को। जनरल फंड अलग, ज़कात अलग, क्लिनिक की बात कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ मैं। MMI में तो माशाल्लाह बहुत बड़ा काम, बस आप आवाज़ लगाएं,
डोनर्स माशाल्लाह लब्बैक कहते हैं इसमें कोई शक की बात नहीं कि है। ट्रांसपेरेंट इदारा होता है ना, वो माशाल्लाह उसको ग्रो करने में कोई मसला नहीं। और ट्रांसपेरेंसी की जब बात हो रही है, और जिन साहब का मैं कह रहा हूँ, मैं तो ऐसे लोग शायद ही कुछ कम रह गए हैं हमारी मेमन कम्युनिटी में और पाकिस्तान में जिनका जिक्र बार बार हुआ, मुश्ताक छापरा साहब को। मैं आपको छोटा सा तारुफ उनका पेश कर दूं तो आप सब समझ जाएंगे कि ये पाकिस्तान मेमन जमात कितने बड़े हीरे जवाहरात रख के अपने साथ लेके रखे हुए हैं, उनके संभाले हुए। मुश्ताक छापरा साहब TCF द सिटीजन फाउंडेशन के फाउंडर्स में से हैं। द सिटीजन फाउंडेशन आप समझ रहे हैं, हज़ारों स्कूल हैं इनके। और इसके बाद जो हमारा ये साइबर नाइफ के फाउंडर्स में से हैं। मतलब ये वो इदारे हैं, शायद किसी जो है मतलब इदारे नहीं कर पाते, वो एक तन्हा एक शख्स ने उसका आगाज़ किया। और अब देखिए कि यहाँ क्या चकाचौंध है। मतलब मुश्ताक छापरा साहब शायद रोल मॉडल हैं हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए। वेरी अनफॉर्चुनेट हमने इनसे कोई इतना बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया। मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाने की बात भी करूँगा, लेकिन मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है कान में। मैं वक्फे की तरफ वापस आता हूँ और फ़ौरी तौर पे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं एजाज बकला साहब से कि इतनी छोटी सी जमात लेकिन इतने बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं। और एक और बात भी बड़ी हैरत अंगेज़ होगी आप सबके लिए, वो भी जिक्र करूँगा। वक्फे के बाद वापस आते हैं, आपसे बात करते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में अरमानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश कर रहे हैं अरमानी स्काईलाइन। एक आर्किटेक्चरल वंडर, आर्ट और आर्किटेक्चर का दिलकश मिलाप। 3, 4 और 5 रूम्स के लग्जूरियस अपार्टमेंट्स जिनका वेस्टर्न डिजाइन मशरकी हॉस्पिटैलिटी का रंग लिए है। Perfectly located opposite Al-Azhar Gardens, M9 motorway और मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के नजदीक। For booking and details, please contact Haider Ali and Company 021 111 425 426. Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. बहुत इंतजार के बाद अब आ गया है स्किम्ड मिल्क पाउडर। इसे हासिल किया गया है बगैर चिकनाहट और खालिस गाय के दूध से। 34% प्रोटीन प्रोसेसिंग के दौरान हम टेम्परेचर का खास ख्याल रखते हैं जो इसकी ग़िज़ाइयत को बरकरार रखता है। ये एक स्पेशल और डिमांडेड प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ अल रसूल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान
वेलकम बैक नाजरीन। और वक्फे में जाने से पहले बात हो रही थी हमारे एजाज बखला साहब से, मुश्ताक छाबड़ा साहब की शख्सियत के हवाले से, लेकिन मैं एडिशन कर दूंगा एक और सवाल भी इनके साथ। सर, मुश्ताक छाबड़ा साहब और इतनी छोटी सी जमात, जिसे साइज़ में देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी जमात नहीं मेमन कम्युनिटी में, लेकिन मेमन बरादरी के सबसे ज़्यादा PhDs जो हैं वो आपकी जमात ओन कर रही है। थोड़ी सी इसकी तफसील हो जाए। देखिए, छाबड़ा साहब के दौर से एजुकेशन को बहुत प्रमोट हुआ, उससे पहले भी हो रहा था, लेकिन छाबड़ा साहब ने इसको मल्टीप्लाई किया, चूँकि वो हमेशा से ये समझते थे कि एजुकेशन जो है वो रास्ता है कामयाबी का, खुशहाली का, और हमें अपना हर एक को हिस्सा डालना चाहिए। तो उन्होंने वो एक सिलसिला जो एजुकेशन का शुरू किया था, वो एजुकेशन की कमेटी को, कि भाई आप, उनका बस नहीं चलता था कि भाई वो घर से ले आए और लोगों को पढ़ा दें। तो वो TCF भी वही देखें, वही उसी तरह से उन्होंने 3.5 लाख बच्चे मेरा ख्याल हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज वेलफेयर स्कूल सिस्टम है, और वो एजुकेशन वो सिस्टम है। तो PhDs जी वही जमात में भी उन्होंने वो किया कि स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, हायर एजुकेशन तक उन्होंने इसको प्रमोट किया। और हमारे पास गालिबन 28 से 29 PhDs हैं, और बेशुमार CA हैं, बेशुमार डॉक्टर, इंजीनियर्स, और वो कंप्यूटर साइंस है, और मतलब हर शोबे में माशाल्लाह एजुकेशन हमारे यहाँ। उसका रिज़ल्ट क्या आया मैं बताऊँ। हमारे पास आज से 50 साल पहले 400 मेंबर्स थे, और 400 मेंबर्स में से 85% हमारे पास नीडी थे, डिज़र्विंग लोग थे। आज हमारे पास 2600 फैमिलीज़ मेंबर है, और 2600 फैमिलीज़ में से हमारे पास 7 या 8% हमारे पास डिज़र्विंग लोग हैं। नंबर्स बड़े, 2600 फैमिलीज़, एक यानी मल्टीप्लाइड बाय 5 कर सकते हैं पर फैमिली एवरेज में। तो आज हमारे पास मतलब 7% लोग डिजर्विंग है, और हमारी कोशिश ये है कि इसको भी जल्द से जल्द हम एटलीस्ट वाइट कॉलर में ले आए। अच्छा, ज़कात डिजर्विंग ना हो। बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी जमात की तो मैं जनरल बात करूँ, लेकिन इन जनरल मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं और आप मेमन बरादरी जो है वो अपने बिजनेस में बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाती है। आप इसकी जिंदा मिसाल हैं, इसके अलावा भी बेशुमार मिसालें, अनगिनत मिसालें हैं कि बिजनेस में हम बड़ा ग्रो करते हैं। जो जमातें आज में, ठीक है कि ज़कात की कलेक्शन हमारी, मैं कह रहा हूँ उस सतह पर नहीं है, उसकी भी मैं बात करूँगा, लेकिन अगर जो जमात आज से 10, 15, 20, 25 साल पहले 2 करोड़ कमाती थी, आज वो 30-35 करोड़ पे ज़कात जमा कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, हम बिजनेस में इतना जल्दी जो है ग्रो कर जाते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम मेमन कमेटी की बात करें, उसके मसाइल भी बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि उसको हम ओवरकम नहीं कर सके। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? क्या हमारा अटेंशन उसमें कम है, या हमारी डायरेक्शन में कुछ फ़र्क रह गया? अब जो डोनर्स होते हैं वो अच्छे विजन वाले लोग होते हैं, आमतौर पे वो समझते हैं, लेकिन अब डोनर्स जल्दी में है, भाई यहाँ पे चलो यहाँ पे थोड़ी बहुत ये ना ज़कात दे दी, या हमारे ताल्लुकात है हमारी कम्युनिटी, और वो ठीक है। अब एक महदूद से पैराए में वो छोटी सी एक वो डोनेशन हो गया, उसमें उनका कुछ बचता भी नहीं। वो लोग कहते हैं यार इतने का राशन बांट दो, इतने का ये बांट दो। अब वो राशन हमारा जो है वो 1 महीना चल जाता है या 12 महीने चल जाता है, उससे कोई हमारा हल नहीं होता। सही। अब कोई उसमें सक्सेस स्टोरी क्रिएट नहीं होती। सही बात है। तो उसके लिए एक विजन चाहिए होता है। डोनर्स को ये चाहिए कि अपनी ज़कात का एक बड़ा हिस्सा जमात में दें, मगर इस तरह दें कि वो प्रोजेक्ट लें। वो देखें, अगर आपकी ज़कात कबूल हो गई ना अल्ताफ़ भाई, तो आपके पैसे, आपकी पूरी जो आपके एसेट से लेकर आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं सब डबल हो जाएंगी अल्लाह की तरफ से। अगर नेक्स्ट ईयर, हर ईयर आपकी डबल होंगी। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह के लिए कुछ वो मतलब कि मुश्किल नहीं कि आपके नंबर्स बढ़ें तो डबल नहीं हो। अल्लाह इससे बहुत ज़्यादा भी, बिल्कुल ठीक है ना। अल्लाह के लिए सब ईमान है हमारा। तो अगर आपकी ज़कात कबूल हो गई तो आपकी ज़कात कबूल कराने के लिए थोड़ा वक्त आप दे दें, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो अल्लाह से भी कारोबार करें। अल्लाह से कारोबार कर लें। आप वक्त भी दे देना साथ, थोड़ा सा आप प्रोजेक्ट ले लेना अपने। आप प्रोजेक्ट ले लेंगे, भाई ये चीज़ मैं देखूंगा और मैं इसको फंडिंग भी करूंगा। आप जाके थोड़ा सा दे देते हैं, थोड़े से में कुछ होता भी नहीं है, वो आपके पैसे भी मेरे ख्याल है नियरली वेस्ट ही हो गए। ऐसा ही होता है। तो आप थोड़ा सा उसको परस्यू कर लें, वक्त दे दें, जमात खड़ी हो जाएगी। आप और मैं, वो तमाम लोग जो अपने अपने शोबे में थोड़ी सी भी अहलियत रखते हैं ना, थोड़ा सा क्राइम जमात के लिए और हमारे
लोगों, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जिनको ज़रूरत है हमारी, वक्त भी दीजिए। अपना पैसा तो देना ही है और अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं लोग, लेकिन उसके साथ साथ अपना विजन भी दीजिए, अपना वक्त भी दीजिए, ताकि आपके तजुर्बे से इस्तेफादे से चल के काम ट्रैक पर आ जाए। हो सकता है कि आगे आने वाले लोग आपकी इस बिछाई हुई पटरी पर आगे बढ़ना शुरू हो जाएं और ये सफ़र, कामयाबी के सफ़र में आपका नाम भी लिखा जा सके। सर थोड़ी सी बात, अच्छा, जी मैं एक बार इसको कंप्लीट करूंगा। लेकिन जमात का सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ग्राउंड पर सिर्फ जमात ही मौजूद है, जमात ही आपके जो रिश्तेदार हैं, मेंबर्स हैं, उनको देख रही होती है, उन तक राब्ता, उन तक अप्रोच जमात की है। आप डायरेक्ट, आपकी अप्रोच नहीं है, आप उनको ढूंढ भी नहीं सकते। सही है ना। और वो लोग पर्दा भी चाहते हैं, तो आप जमात के साथ मिलकर काम करें। डोनर्स के लिए ये रिक्वेस्ट है मेरी। और एक बड़ा हिस्सा दें, आपकी इतनी बड़ी ज़कात बनती है, आप जाके इदारे में दे आते हैं, आपके ताल्लुकात हैं, आपकी मोहब्बतें हैं, आप जाके इदारे में दे आते, इदारा आगे इन्वेस्ट कर रहा है। आप देखें कितने इदारों की मिसाल है, मैं क्या कहूँ, आप सभी जानते हैं, इदारा आगे इन्वेस्ट कर रहा है। क्या आपकी ज़कात बीच में हवा में मुअल्लक नहीं है? आप और वहाँ पे वो शख्स अपने छोटे से ऑपरेशन के लिए परेशान है, जो शायद 50,000 25,000 लाख रुपए का ऑपरेशन है, उसके लिए वो परेशान है। आपकी ज़कात वहाँ करोड़ों रुपए जाके वहाँ पे इन्वेस्ट हो गई है फ़लानी जगह पे, कि भाई अभी ये ज़रूरत नहीं है, इसका नंबर आएगा तो करेंगे। वो सालों तक वहाँ पड़ी हुई है, और यहाँ पे वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपका जमात का मेंबर परेशान है। आप 2 साल में अपनी जमात को अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, अगर आप सीरियस हैं। असल में हमारे यहाँ पे नॉन सीरियसनेस की वजह से हमारी कम्युनिटी में डिजर्विंग लोग हैं, वरना मेमन में कैसे डिजर्विंग लोग हो सकते हैं, जिससे 67% मुल्क की इकनॉमी चल रही है। सूबे की मेरे ख्याल है 75 या 90% कितना है वो चल रही है इकनॉमी, मेमन चला रहा है ना कोई। मैं मुहावरतन या एग्जिजरेट नहीं कर रहा हूँ। तो हमारी छोटी छोटी, मतलब ये चंद मेंबर्स हमारे कैसे डिजर्विंग हो सकते हैं? सिर्फ हम लोग नॉन सीरियस हैं, और शायद हम डायरेक्शन हमारी जो है ना वो नहीं है जो होनी चाहिए। जी, वही हम ट्रांसपेरेंट भी हैं, हम ऑनेस्ट भी हैं, हमारे में लीडरशिप की क्वालिटी भी है, हम लोग बेस्ट बिजनेसमैन हैं। लेकिन इस मामले में ना हम सीरियस नहीं है, हम इसको इस काबिल ही नहीं समझते कि इसको वक्त दिया जाए। आपकी ज़कात कबूल होने पे आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर आपकी डबल फिगर में ज़कात निकलेगी। मैं जिंदा मिसाल हूँ, आपको मैं बताऊँ। हाँ, नाज़रीन कराम, देखें हमारे जहन और दिमाग, दिलो दिमाग के उगदे खुल जाते हैं जब मेहमान आकर इस किस्म की एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, अपने तजर्बे की बात करते हैं, बताते हैं हमें कि मेरा मुशाहिदा नहीं, मेरा तजर्बा है। अगर आप करके देखें, और नो डाउट ये मैं और आप कई बार सुन चुके हैं कि अब जो है वक्त आया कि हमें सीरियस होकर, अपनी अपनी जमातें वही कह रहे हैं, दुनिया का कारोबार चला रहे हैं हम, लेकिन अपनी जमातों को, छोटी सी जमातों को, चंद हज़ार फैमिलीज़ को हम नहीं संभाल सकते। तो इसमें कहीं ना कहीं हम जो है कोई मिस्टेक कर रहे हैं। मैं बददियानती नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं टाइम या कहीं ना कहीं हम कोई ऐसी मिस्टेक ज़रूर हो रही है जिसकी वजह से हम अब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए। सर बहुत तवील गुफ्तगू, आम सी बात है अल्ताफ़ भाई, मेमन सेठ जो है बकरे कटवा रहा होता है जी, सही है ना, इफ्तार रास्ते में हो रहे होते हैं जी, लेकिन उसका एम्प्लॉय जो है साल में बकरा ईद पे ही खाता है बकरे का गोश्त। ये मतलब थोड़ा सा हमारे यहाँ पे है। बिल्कुल, ये दूसरी तीसरी दफा अच्छे दिल के लोग हैं, बिल्कुल ऐसे कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दूसरी तीसरी चौथी दफा हमारी ट्रांसमिशन में ये बात हुई है कि आपके सबॉर्डिनेट, आपके साथ रहने वाले लोग जो है ना, वो अगर खुशहाली की तरफ गामजन हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसका फ़ायदा बनीनो इंसानियत को पहुँच रहा है। तो कम से कम पहला ख्याल उनका है, जिसका जिक्र भी हुआ कि 6 अगर जो है जहतें हैं तो पहली जहत तो ये जो आपके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, उन्हीं में से ये पहली जहत में शामिल है वो सारे। सर थोड़ी सी फेडरेशन की बात कर लेते हैं। फेडरेशन में मुझे ऐसा लगा कि आप जमात की सदरत से पहले फेडरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी आपकी मरासिम के साथ साथ आपको ओहदे मिल चुके थे वहाँ पे। अब्दुल गनी भंगड़ा साहब होते थे, वो मेरे बड़े वडील होते थे, अल्लाह पाक उनको ऊंचा मकाम दे। वो मैं जमात में तो आ गया था, मगर वो कुछ हमारी दूर की रिश्तेदारी भी थी, तो वो मुझे, उन्होंने मेरा नाम भी चेंज कर दिया। वो आते थे और कहते थे हेलो मिस्टर बखला, वरना वो एजाज भाई कहलाते थे हम। तो वो जो है मुझे फिर लाए उस तरफ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारे सलीम छाबरा साहब ने मुझे बड़ा प्रमोट किया कि आप ठीक है जाओ। फिर हमारे अनवर भाई ने और सब माशाल्लाह ये
आप तो इस तरह मैं हमारे- वहाँ सुप्रीम जमात में मैं था, लेकिन सुप्रीम काउंसिल के भी आप जी, जो है वो सुप्रीम काउंसिल के कोऑर्डिनेटर था, कोऑर्डिनेटर मैं, थे आप पहले वहीं से शुरू किया। वहीं से शुरू किया था, जी, उसके जी, बाद जी। फिर वहाँ पे ऐसा जी, ऐसा जी, आपकी जी, कहानी जी, आप जी, कई जी। कई चैंपियनशिप कैसे देखते हैं फेडरेशन की मौजूदा कारकर्दगी को, जिस विजन की आप बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि उस विजन पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगाज हो गया है या इससे पहले हो चुका था, अब इसको आगे बढ़ाया जा रहा है या अभी इसमें कुछ वक्त लग रहा है? मेमन फेडरेशन ने पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा मेहनत करके जंप किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी फंडिंग से लेकर काम तक काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है। सबसे बड़ा तो ये देखें, फंडिंग तो अपनी जगह हो रही है, लेकिन ये जो अभी डेटा जमा किया गया है जमातों से, तो इसमें हमारे सामने बहुत सी चीज़ें जो हमारे भी इल्म में थी नहीं जमातों के बारे में, वो सारी खुल गई हैं। इसमें शब्बीर हारून साहब का, उमर मोडलानी साहब का बहुत बड़ा कारनामा ही है कि उन्होंने ये इतनी मेहनत की और जमात में जाके पूरी टीम ने वो डेटा जमा किया, और आज डेटा की रोशनी में काम करना आसान हो गया जमातों के लिए। काफ़ी चीज़ें उन्होंने शुरू की हैं, ख़ास तौर पर हाउसिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। जी हाँ, माशाल्लाह। और इसके अलावा भी कैश हाउसिंग के जो इमीडिएट जो इफ़ेक्ट आए उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए उन्होंने रेंटल वो कॉन्ट्रैक्ट स्कीम शुरू की, वो भी बहुत ज़्यादा कामयाब है, चल रही है, क्योंकि उससे इमीडिएट फ़ायदा होगा। एक आदमी आज परेशान है, आप उससे कहेंगे मैं तुमको 2 साल बाद घर दूंगा, तो नहीं, उन्होंने आज ही फ़ायदा पहुँचे। तो इस तरह की स्कीम्स बहुत सारी उन्होंने शुरू की है। IT का काम तो बहुत ऊपर बहुत चला ऊपर गया से चल रहा है है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपने जुनैद से भी बात की है तो जी हाँ, पता बिल्कुल, चला होगा बिल्कुल। आपको। तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें सर एजुकेशन कम्युनिटी की, अगर एजुकेशन की बात एजुकेशन करो, का शुएब इब्राहिम साहब वहाँ पे देख रहे हैं, मेमन फेडरेशन में हायर एजुकेशन में देख रहे हैं, और हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फंडिंग कर रही है मेमन फेडरेशन। और मैं ऑन बिहाफ ऑफ आपके प्रोग्राम के बिहाफ पे मैं ये कहता हूँ कि किसी को भी हायर एजुकेशन में कोई भी परेशानी हो, मेमन कम्युनिटी का बंदा है या बेटी है हमारी या बेटा है हमारा, तो वो फ़ौरन ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से रब्ता करें, और वो बहुत अच्छा उसमें वो पार्ट ले रहे हैं। और उनका ये कॉन्सेप्ट है कि फ्यूचर के अच्छे एजेंट्स, फ्यूचर के CEO अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उनके एडमिशन कराएं। फ़ंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है एजुकेशन में, मेमन फेडरेशन में आप आएँ, आपको एंटरटेन करेंगे। मैंने इससे पहले भी कहा था आपसे कि देखें, अगर आज के दौर में अगर मेमन बच्चा या बच्ची जो है वो एजुकेशन सिर्फ इसलिए हासिल नहीं कर रही कि उसके पास वसाइल नहीं है, तो ये फिर बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी इदारों के साथ भी और खुद आप अपने साथ भी। तमाम इदारे खुले हुए हैं एजुकेशन की प्रमोशन के लिए, लोअर से लेके हायर एजुकेशन तक काम करने के लिए फेडरेशन अपना काम कर रही है, वर्ल्ड मेमन अपना काम कर रही है। मेमन एजुकेशन मॉनिटरी फाउंडेशन जो अभी नई बनी है, वो आपकी स्कूलिंग को बेहतर से बेहतर करने के लिए आगे यकीनी तौर पर ये हायर एजुकेशन में भी जाएंगी। तो इदारे मौजूद हैं, आपको थोड़ा सा जो है वो आगे बढ़कर इनका बाजू थामना है, इनका हाथ थामना है, तो आप आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ये तमाम इदारे आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अच्छा, मैं एक बात और अच्छा, ऐसा है नहीं, बहुत सारे डोनर्स हमारे जो अपने वडील या सेठी हम कहें, वो मैदान में आ गए हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो कर रहे हैं, और उसकी बड़ी मिसालें और उसका बड़ा इम्पेक्ट आया है। मिसाल के तौर पे हालारी जमात मेरे जहन में, जी बिल्कुल, वो सत्तार भाई हमारे मेरे तो वडील हैं, हम तो बचपने से उनके, तो सत्तार छोटानी साहब, तो उन्होंने पूरी मतलब ज़ाहिर टीम है पीछे पूरी, लेकिन वो अब एक आदमी झंडा उठा के चलता है। तो सत्तार भाई ने पूरा हॉस्पिटल चेंज कर दिया हालार का, पूरी उसकी बॉडी हॉल से लेकर और जमात तक एजुकेशन, पूरा स्कूल चेंज कर दिया। मेरे ख्याल टॉप 25 स्कूल में है ये हालार स्कूल इस वक्त शहर में। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। मतलब डोनर्स मैदान में आ गए, बाटवा जमात बहुत ज़्यादा ऊपर आ गई। इस वक्त हमने जो डेटा लास्ट एजुकेशन फंक्शन में लिया था, तो सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन में बच्चे बाटवा जमात के थे। बड़ी हैरत हुई हमें। हाँ जी, बिल्कुल। नंबर्स बहुत ज़्यादा थे। दोराजी जमात बहुत ज़्यादा वो काम कर रही है, हर शोबे में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। कुतियाना जमात, सेठी सब आ गए, नहीं लेते थे इंटरेस्ट, छोटी छोटी, आज माशाल्लाह सेठी है बिल्कुल। लेकिन चंद जमातें, जेतपुर जमात में बहुत काम हो रहा है, लेकिन चंद जमातें, मुश्किल से कराची में 15 जमातें अच्छा काम कर रही हैं, और बाकी जमातें काम कर रही हैं। तो जो काम कर रही हैं वो भी काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, मगर डोनर्स का सपोर्ट नहीं है उनके साथ। बिल्कुल सही। तो डोनर्स को प्रोजेक्ट ले लेने चाहिए। हर जमात में बहुत अच्छे डोनर्स हैं, और वो मतलब बस वो कुछ ज़कात दे दी, बोला हो गया अपना काम, इस तरह ना करें प्लीज। अच्छा, मेमन मेडिकल हॉस्पिटल, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल कैसे देखते हैं उसकी कारकर्दगी को? आप उसके ट्रस्टीज़ में से एक हैं और एक्टिव ट्रस्टी हैं। मेमन हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान का कराची का तीसरा बड़ा हॉस्पिटल है, और अभी ये 180 बेड से
450 बेड पे आ गया और जून तक 500 प्लस बेड हो जाएंगे। ग्रेट, माशाल्लाह। माशाल्लाह। और मतलब नई बिल्डिंग स्टेट ऑफ आर्ट है, बिल्कुल ज़बरदस्त, और फैसिलिटी A+ ग्रेड की है। और सुना था वहाँ के इंस्टीट्यूट भी मिसाल बन के रहे हैं तौर पे वहाँ पे। हमारी लैब में जो मशीन्स हैं वो अक्सर ऐसी हैं जो ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर वो टेस्ट करती हैं, और बड़ी मतलब वो बिल्कुल एरो ऊपर की तरफ है। और डोनेशन का ये हाल है कि हमारे चेयरमैन साहब एक आवाज़ लगाते हैं तो मतलब जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा डोनेशन चंद मिनटों में आ जाता है। मैं आवर्स की बात नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों का मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस, भरोसा, एतमाद इतना है कि मतलब कमाल है। और यहाँ से लेकर और पूरे मतलब अब जिस कंट्री में मेहमान है, चाहे वो अमेरिका हो या UK हो या दुबई हो या श्रीलंका हो या अफ्रीका हो, हर जगह से डोनेशन देने वाले मतलब हाँ, कहना नहीं पड़ता। और माशाल्लाह वो मतलब क्या बात, क्या बात। और कराची वाले तो माशाल्लाह सबसे आगे हैं। कराची नो डाउट हमने हमेशा और जितने भी हमारे जो बड़े नाम है, एलीट मेहमान हैं, वो सारे MMI हॉस्पिटल में हैं, ट्रस्टीज़ हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और सारे विजनरी लोग हैं। और उन्हीं की बदौलत है कि माशाल्लाह ये इतनी क्वालिटी सर्विसेज। अच्छा, वही स्लोगन वही है हमारा कि बग़ैर किसी रंग व नस्ल के, बग़ैर किसी कास्ट या मज़हब के, और पैसे देने की इस्तिताअत आपकी है या नहीं है, आपका इलाज यहाँ हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और वही इलाज होगा जिस तरह एक एलीट क्लास के अरबपति का इलाज होता है और एक नीडी का, छोटे रेडी वाले का, उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि ये पेड पेशेंट है और ये नॉन पेड पेशेंट। ये दो बेड हों, साथ साथ रखे हों, हाँ, एक अपने पैसों से और एक जो है किसी जमात या इदारे के पैसों से, आप में वहाँ कोई फ़र्क महसूस नहीं करेंगे। प्रोग्राम का वक्त यकीनी तौर पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ तशनीकी जो रह गई है आखिरी 1 आध मिनट में वो पूरी करूँ। एजाज भाई, ओल्ड एज होम्स जो हैं, इसकी बुनियाद भी कम व बेश अगर जमातों की सतह पर देखा जाए तो पाकिस्तान में जमात का ये रहा है, और यकीन तौर पर और बहुत सारे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस ओल्ड एज कॉन्सेप्ट को? देखिए, हमारी जमात में जब छापरा साहब थे तो उस वक्त ये कायम हुआ। हामिद गरीब साहब और छापरा साहब का एक पेयर था, तो उन्होंने ये कायम किया था। और इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो हमारी जमात में कुछ बेवाएँ थी, जो जिनका कोई मतलब वो बेटियां थी, वो भी जहाँ उनकी शादी हुई थी वो भी कोई इतने वो डिज़र्विंग लोग थे, तो अब इन औरतों का अकेली ही रह गई थी, क्या होगा। तो उन्होंने एक बेवा हाउस के नाम से एक बिल्डिंग कायम की। और वो जो है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि अभी हमारे पास 96 बेवा और कुछ अब डिज़र्विंग फैमिलीज़ भी उनके साथ हैं, जिनको हम उनका पूरी उनको घर देते हैं और उनको हम वजीफ़ा देते हैं अभी 20,000, और उनके हम तमाम हेल्थ केयर जो होता है, जितनी भी चाहे उनकी दवाई हो, क्योंकि जो एजेड होती है उनकी दवाई भी कंटिन्यूस चल रही होती है, व्हाटएवर ब्लड प्रेशर, शुगर या इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब आम है। और इसके अलावा सर्जरीज़, चाहे वो 1 मिलियन की हो, 2 मिलियन की हो, सर्जरीज़ भी हम उनकी, जैसे अभी एक बेवा हैं, वो अकेली हैं, अब उनके लिए हमने 24 घंटे की स्टाफ रखा हुआ है, नर्स रखी हुई है, जो 12 घंटे दिन में 12 घंटे रात में उनके साथ, इस तरह से हम मतलब पूरी जमात उनको पूरा उनका ख्याल करती है। और ये लोग जो है लाइफ टाइम हमारे साथ होते हैं। और इनमें कुछ फैमिलीज़ जो डाइवोर्स लेडीज़ हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं, उनका हम पूरा एजुकेशन करते हैं, स्कूलिंग से लेके यूनिवर्सिटी तक। और हमारे पास ऐसी एग्जांपल हैं कि वो यूनिवर्सिटी बच्चे पहुँचे और आज माशाल्लाह शहर में बड़े वेल ऑफ लोगों में वो आते हैं। माशाल्लाह। अभी हमारे पास सक्सेस स्टोरी बहुत सारी हैं बेवा हाउस के हिसाब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल 57 जमातों में हमारा ये ओल्ड एज होम है, और हमारे डोनर जो है वो जिम्मेदारी ले लेते हैं कि भाई अब 10 बेवाएँ मुझे ये हम उनको अखराजात हम देंगे, पूरा हम उनको अकाउंट्स तक एक्सेस देते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। जी अडॉप्ट कर लेते हैं वो, और फिर वो इस तरह से सिलसिला चल रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सर, कोई ऐसी बात जिसको मैं जिक्र ना कर सका हूँ, पैगाम की सूरत में आगे बढ़ाएं, तो फिर मैं आखिरी सवाल की तरफ जाऊँ। देखिए, अगर मिल के करेंगे ना, 2 साल बहुत है। मेमन कमेटी में एक आदमी ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। अगर मिल के करेंगे, हम डोनर्स और वर्कर्स एक साथ आ जाएं। क्या बात है। डोनर्स को ये अलम थामना होगा, वो वर्कर्स आपके पीछे रहें, और ये दोनों मिलकर एक कॉम्बो बनकर अगर आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से कि उस कॉम्बो के वसीले से जो है वो जमातों के हालात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते कि विजनरी लीडरशिप जो है वो फ्रंट लाइन पर आए और विजनरी डोनर्स जो है वो आगे आएँ। आखिरी सवाल, आपकी जर्नी बड़ी जो लाजवाब है और आपने बहुत कुछ अचीव करते हुए भी
उस चीज़ को थामे हुए हैं जो आपने शायद अपनी रगों में महसूस किया है। इसी तरीके से छोटी सी कोशिश मेमन टीवी भी अपने तय कर रहा है कि कम्युनिटी के लोगों को, कम्युनिटी के इदारों को, कम्युनिटी के बच्चों को आगे बढ़ाता रहे और उनको दिखाता रहे कि दुनिया के सामने पेश करता रहे कि मेमन कम्युनिटी आज कहाँ खड़ी है। अली गोडिल ने छोटे सा सफ़र से आगाज़ किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बैठे आपने आते ही बड़ा तारीफ़ की हमारे इस सेट की भी, इस साल भी। कैसे देखते हैं मेमन टीवी की इस जर्नी को? देखिए, मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ तो मेमन टीवी के तवज्जो से बैठा हूँ, और ये जितना मोटिवेशन अली गोडिल और मेमन टीवी के थ्रू हो रहा है, तो ये मतलब हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको जल्द से जल्द सैटेलाइट चैनल तक ले आए ताकि मेमन कम्युनिटी का भला हो। ये इतनी अपनायत फील होती है कि ये चैनल मेमन कम्युनिटी का चैनल है। क्या बात। और इसमें जो है जिस तरह से आप हर जगह पहुंचते हैं बग़ैर किसी, यानी कोई अगर कोई आपको पे नहीं भी कर रहा है, और मतलब कराची हो, हैदराबाद हो, शक्कर हो, हर जगह नज़र आते हैं आप। और ये मतलब बड़ा आपका खासा है, मेरा ख्याल है और कोई कंपटीशन में नहीं है आपके। और जो है ये मतलब हमें ये फील आती है कि ये हमारा चैनल है, मतलब ये फील आती है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ये मेमन कम्युनिटी का चैनल है, मेमन कम्युनिटी के लिए ही बनाया गया था, अपनी ज़बान की तरवीज के लिए ही बनाया गया था और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था। और ये हम मतलब इसी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त कमोबेश ख़त्म हो रहा है। एजाज बखला साहब से मैं इजाज़त चाहूँगा, आप सबसे भी इजाज़त चाहूँगा, लेकिन हमारे साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो आकिफ रज़ा कादिर साहब चंद अशार से करेंगे। आकिफ भाई प्लीज़। फिर के गली गली तबाह ठोकरें दर की खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें दर की खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, या तो यूं ही तरफ के जाए या वो दाम से छुराए, या तो यूं ही तरफ के जाए या वो ही दाम से छुराए, मिन्नते गैर क्यों उठाए, मिन्नते गैर क्यों उठाए, कोई तरस जताए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल
सही हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद, है तो रज़ा निरासिता जुर्म पे गर लजाएगा, है तो रज़ा निरासिता जुर्म पे गर लजाएगा, कोई बजाए सो ज़िग़ा नाज़े तरब उठाए क्यों। सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद।